नमस्कार बच्चों, खबरों की दुनिया में जो हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करते हैं उस दुनिया में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करते हैं खबरों के नए फ्लेवर के इस नए एपिसोड को। और इस नए एपिसोड में या इस नए सेशन में हम क्या बताएंगे कि आप सभी बच्चों के लाइफ के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं फर्स्ट पेज पे। और पहला पेज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेज, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पहला पेज आप सभी बच्चों के लिए बहुत काम की नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने जो देखा है उसमें 1 से 2 चीजें ऐसी दिखी हैं जो आपके काम की है। तो चलिए उन सब पे एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम और बाकी तमाम जो सोशल साइट्स हैं, मैसेजिंग जो एप्स हैं वो आप यूज करते हैं। अब उसमें एक नया आप देखें कि नोटिफिकेशन आया है, एक नई गाइडलाइन आने वाली है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अगर आप किसी भी मैसेजिंग ऐप से कॉल करते हैं, किसी भी मैसेजिंग ऐप से अपने ही फ्रेंड लिस्ट में कोई है उसको आप कॉल कर रहे हैं, तो अब आने वाले समय में भारत सरकार एक नया बिल ला रही है जिसमें आप अगर कॉल करते हैं अपने मैसेजिंग ऐप से तो आपको पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। किसी भी अगर आप मैसेजिंग ऐप से कॉल कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और आपको अपना केवाईसी कराना पड़ेगा। केवाईसी मतलब आप अगर ऑनलाइन भी कॉल कर रहे हैं तो आप अपने डिजिटल ऐप के थ्रू अपना केवाईसी कराएंगे। अब इन सारी चीजों को करने का क्या मोटिव है उसके बारे में जानना हमें जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अगर इसके बारे में निर्णय लिया है, इस चीज के ऊपर सोच रही है, तो कुछ ना कुछ बहुत गहरी चीज है। और वो क्या है, वो ये है कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, अलग अलग मैसेजिंग ऐप के थ्रू आपके पास कोई मैसेज आता है, कॉल आता है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को, उन सारे धोखाधड़ी को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है। जितने भी डिजिटल फ्रॉड होते हैं, उन डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए अब मैसेजिंग ऐप पे भी आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। और अगर मैसेजिंग ऐप के थ्रू आप कॉल करते हैं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी आप पे करने के लिए तैयार रहें। ऐसा एक रिकमेंडेशन हुआ है, ऐसा एक बिल आने वाला है। और ये बिल लाने की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। और ये किसने कहा है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव कौन है? टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। तो इस चीज को भी आप याद कर लें, अश्वनी वैष्णव टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, तो आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। और ये चीज आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उसमें कितना सेफ है वो करना। ठीक है, तो अब जब भी आप आगे से कोई कॉल, कोई मैसेज अननोन नंबर से या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड नंबर से आए तो सतर्क रहें और बड़े सावधानी से उस ट्रांजैक्शन को करें, उस कॉल को करें। ठीक है, बहुत काम की चीज है, आपको समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। हाँ, अगले पेज में चलते हैं। तो अगले पेज में बहुत कुछ खास नहीं है, तो हम लोग सीधा वहीं चलते हैं जहां हमारे कुछ काम का हो और हमारे कुछ उससे हमारा ज्ञानवर्धन हो। तो उसी पेज पे हम लोग सीधा चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं उसी पेज पे और उसी खबर पे। तो उस खबर की जो हेडलाइन है वो ये है कि 1 नवंबर तक विश्वविद्यालय में शुरू हो जाएगा स्नातक सत्र। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारा डिस्कस किया है कि इस बार अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का क्या नाम है? CUET एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और उस एग्जाम से ही आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये कंबाइन एग्जाम होगा, इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब गाइडलाइन क्या आई है, अब मैसेज क्या आया है कि सभी विश्वविद्यालयों को, सभी यूनिवर्सिटी को 1 नवंबर से अपने कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट अभी 15 से 20 दिन पहले आया है। तो रिजल्ट पूरा एडमिशन का एक प्रोसेस होता है कि कट ऑफ आती है, फिर बच्चों को बुलाया जाता है, फिर बच्चों से फीस ली जाती है, वो लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन कहा यह गया है कि अब 1 नवंबर से एनी हाउ कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
और ये किसने कहा है? यूजीसी ने। यूजीसी क्या होता है? जो विश्वविद्यालय का संगठन होता है, जो पूरे विश्वविद्यालय को, सभी यूनिवर्सिटीज को मैनेज करता है, वो संगठन का नाम यूजीसी होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े अगले पेज पे। अगले पेज पे अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पेज है, और पॉलिटिकल पेज पे मुझे आज भी बहुत कुछ आपके काम का नहीं लग रहा है। हाँ, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, अगले 1 से 2 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए अब तैयारियां पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर शुरू कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 1 या 2 महीनों के बाद में आपको ये पॉलिटिकल पेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा? 1 से 2 महीने बाद में, जब जैसे ही चुनाव की डेट्स अनाउंस होंगे, उसके बाद आपको इस पेज को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है पॉलिटिकल से रिलेटेड। ये नेशनल पेज है, और नेशनल पेज पे अगर मैं नजर डालूं और पूरे पेज को एक साथ देखूं तो मुझे कुछ खास फिर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम लोग वहीं चलते हैं जहां हमारे काम की कोई चीज हो। तो हमारे काम की चीज कहाँ है, उस पर ध्यान देते हैं। ये पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, समय की मांग, मोटे अनाज को प्रोत्साहन। मोटे अनाज बेसिकली क्या होता है? जो आप मक्का है या फिर जो बाजरा है, ये सब मोटा अनाज है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि मोटे अनाज खाने से आपके अंदर बल ज्यादा होता है, आपके अंदर फाइबर बढ़ते हैं, या फिर आपके शरीर को वो बड़ा फायदा देता है। तो सरकार और बाकी कई सारे संस्थान ये चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया जाए, किसान ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज लगाए। ठीक है, तो इस चीज पे ये पूरा आर्टिकल है। और एग्रीकल्चर से अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी फॉर्म में एग्रीकल्चर से है, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। काफी अच्छा आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से मोटे अनाज पैदा करने पे किसानों को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। ये भी एडिटोरियल पेज है। तो एडिटोरियल पेज पे कुछ खास नहीं है। ये हम लोग पहुंच गए हैं बिजनेस पेज पे, और बिजनेस पेज पे मुझे 1-2 चीजें दिख रही हैं जो आप सभी बच्चों को बताया जा सकता है। सबसे पहली जो चीज है वो है, बड़े काम की है आपके, क्या है? डॉलर की मजबूती से सेंसेक्स 1020 अंक लुढ़का। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो रुपीज की वैल्यू है वो डाउन हो रही है, और जो डॉलर की वैल्यू है वो ऊपर जा रही है। पहले लाइन का मतलब ये हुआ, डॉलर की मजबूती का मतलब हुआ कि रुपया नीचे जा रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है। ये एक चीज हुआ। अब दूसरी चीज है कि सेंसेक्स 1020 अंक लुढ़का। अब आप सोचेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है तो सेंसेक्स कैसे गिर रहा है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विदेश में लोग हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में हैं, तो वो देखेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इसका मतलब डॉलर में अगर वो इन्वेस्ट करें, या डॉलर जहां जहां एक्सेप्टेबल है, डॉलर वाली जो नेशंस हैं, वहां पे अगर वो इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भारत में पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं? भारत के शेयर मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं, शेयर मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं। ठीक है, विड्रॉ करते हैं, और जैसे ही वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो सेंसेक्स टूटता है। क्योंकि एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब डिमांड अगर इसकी कम हो रही है, सेंसेक्स में जो शेयर्स है उसकी अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी कम होगा। तो जैसे ही सेंसेक्स में शेयर्स की डिमांड कम हुई मतलब जो विदेशी इन्वेस्टर्स है उन्होंने पैसा निकाला, तो सेंसेक्स और बाकी इंडियन शेयर्स
कि प्राइस जो इंडियन शेयर बाजार है वो नीचे चला गया। तो ये लॉजिक है, बड़ा स्ट्रांग लॉजिक है, जिसको आप समझ सकते हैं। बड़ी सिंपल चीज है, डॉलर की मजबूती का मतलब प्राइस कम हो रहा है, मतलब रुपीस का दाम कम हो रहा है, भारतीय जो करेंसी है वो कमजोर हो रही है। और जैसे ही भारतीय करेंसी कमजोर होगी तो जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इंडिया से निकालेंगे और बाहर लेके जाएंगे। जैसे ही वो अपना पैसा भारत से निकालेंगे तो सेंसेक्स अपने आप कमजोर हो जाएगा। ये एक लॉजिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है। आप लोग अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझे, और नहीं भी इंटरेस्टेड तो भी आपको ये चीज समझनी चाहिए। आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, आपके लाइफ से रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। उसके अलावा अगर इस पेज पे देखा जाए कि क्या ऐसा खास है, तो एक चीज और देखा जा सकता है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। वो क्या चीज है, वो है ये पॉइंट, रुपए को बनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय करेंसी। अब जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो करेंसी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है, वो है डॉलर। डॉलर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। डॉलर बड़ी आसानी से एक्सेप्टेबल है। और अभी भारतीय गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को अगर बाहर से कुछ खरीदना होता है, बाहर से ट्रेड करना होता है, तो मोस्टली डॉलर में पेमेंट करनी होती है। पेमेंट जो होती है वो डॉलर में करना होता है। अब क्या हो रहा है, डॉलर में जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो आपका खजाना है, डॉलर का खजाना है, आपका अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, वो कमजोर होता है, वो कम होता है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार ये उठा रही है कि जो इंडियन करेंसी है उसको भी अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाए, उसी के लिए सरकार काम कर रही है। अगर ये चीजें सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या होगा कि भारत को अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है किसी कंट्री से, तो वो इंडियन गवर्नमेंट उसको डॉलर ना देके रुपयों में पेमेंट करेगी, इंडियन रुपीज में पेमेंट करेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ेगी पूरे वर्ल्ड में, और रुपया स्ट्रांग होगा। रुपया क्या होगा, उससे स्ट्रांग होगा। तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है तो वो पूरे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज है, और हमारा रुपया जो कमजोर हो रहा है वो आने वाले समय में और स्ट्रांग बन सकता है। ये इंटरनेशनल पेज है जिसमें मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है जो आप सभी लोगों को बताया जाए। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे आपका फेवरेट पेज आप सभी बच्चों का, क्योंकि जिस एज में हैं आप लोग, उस एज में ये पेज काफी मायने रखता है, और आप सभी लोग इसको पढ़ते भी होंगे बड़े ध्यान से। तो इस पेज में वही आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी कि कल के मैच में क्या हुआ था। कल के मैच में सेकंड T20 मैच था, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेकंड T20 मैच था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और जो 3 मैचों का T20 टूर्नामेंट है उसमें 1-1 से दोनों टीमें बराबर हो गई है। एक मैच ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जीत चुका था, और सेकंड मैच जो नागपुर में हुआ था वो मैच भारत जीत चुका है। तो अब पूरी श्रृंखला, पूरा टूर्नामेंट 1-1 इक्वल पोजीशन पे है। अब तीसरा मैच, जो अगला मैच होने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि ये टूर्नामेंट कौन जीतता है। तो इसके अलावा इस पेज पे अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे इस पेज पे कुछ चीजें हैं, कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में मैं एक बार आप सभी लोगों से एक बार चर्चा करना चाहूंगा, एक बार बताना चाहूंगा। ये पेज पे क्या दिया गया है, इस पेज पे बेसिकली दिया गया है रीस्किलिंग भी है जरूरी। रीस्किलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई स्किल सीखा, आप वो कोई भी स्किल हो सकता है, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप कोडिंग, XYZ कोई भी स्किल अगर आपने सीख लिया, उस स्किल को और रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करना। इंप्रूवमेंट जो आपने स्किल सीखा है उसमें इंप्रूवमेंट। जैसे आप ड्राइंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग को रेगुलर बेसिस में और कैसे इंप्रूव किया जाए, हमेशा उस पर आप काम कर रहे हैं, हमेशा उस पर ध्यान दे रहे हैं और अपने स्किल्स को और ज्यादा रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं रीस्किलिंग। तो जैसे अपने आप को स्किल बनाना जरूरी है, वैसे ही अपने आप को रीस्किल बनाना भी बहुत जरूरी है। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी स्किल इंडिया पे बहुत काम करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं स्किल इंडिया से रिलेटेड।
तो ये रीस्किलिंग पे एक आर्टिकल था जिसको मैंने सोचा कि एक बार आप सभी लोगों से समझना, आप लोगों को बताना जरूरी है। इसी के नीचे एक और चीज है जो आप सभी लोगों से बताया जाए, नवाचार से ला रहे हैं बदलाव। नवाचार बेसिकली मतलब होता है इनोवेशन। इनोवेशन आप किसी भी चीज में ला सकते हैं, तो ये उसी के ऊपर आर्टिकल है कि इनोवेशन से कैसी चीजें और इंप्रूव होती हैं और अच्छा हो सकता है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई में ही कैसे इनोवेटिव तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप कोई अच्छी ट्रिक सोच सकते हैं जिससे पढ़ाई का टाइम आप कम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इनोवेशन आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में कौन सा ऐसा इनोवेशन ला सकते हैं जिससे आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में ऐसी कौन सी स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स या इनोवेशन कर सकते हैं जिससे आपके टेस्ट में और अच्छे नंबर आए। इस तरीके की इनोवेशंस पे भी काम हो रहा है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें बेसिकली कंपनीज के ऊपर फोकस किया गया है कि कंपनी किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेशन कर रही है। जैसे वो एजुकेशन हुआ, जैसे वो फाइनेंस हुआ, जैसे वो हेल्थ केयर हुआ, हर चीज में इनोवेशन हो रहा है। हर चीज में फूड कंपनीज भी काफी इनोवेट कर रही है। मतलब आप नाम लेंगे और उस सेक्टर में आपको इनोवेशन मिलेगा। तो ये उसी के ऊपर पूरा एक आर्टिकल है कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में इनोवेशन हो रहा है और उस इनोवेशन का क्या फायदा हो रहा है, कॉमन आदमी को क्या फायदा हो रहा है या फिर उस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है। इसी के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है, बढ़िया आर्टिकल है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े तो कुछ खास इस पेजेस पे नहीं है, सारे बॉलीवुड के पेजेस थे और एंटरटेनमेंट के पेजेस थे जो अक्सर मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ें। तो इस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने वो सारी चीजें कवर की जो आप लोगों के काम की थी, आप लोगों के नॉलेज को इंप्रूव करने वाली चीजें थी। तो ऐसे ही इस चीज को, इस सेगमेंट को आप लोग फॉलो करें और आने वाले समय में हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और ज्यादा मजेदार चीजें आप बच्चों के लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप हम लोगों से जुड़े रहें। जो भी सजेशंस हो, जो भी चीजें हो आप सभी बच्चों के दिमाग में आए वो हमसे बताएं, हमारे ग्रुप पे बताएं, कहीं भी बताएं। आप लोगों के सजेशंस हमेशा सुने जाएंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू।